और खलनायक, प्यार चुराकर ताकतवर बनो। सबसे वरिष्ठ शिष्य हुआंग तियानरोंग ने ठंडी सी आवाज में कहा। शायद अपनी पूर्व धारणा के कारण वह इस नए कनिष्ठ शिष्य से खुश नहीं थे। पर्वत द्वार में प्रवेश करने के पहले ही दिन उसने वरिष्ठ शिष्य से इस तरह के लहजे में बात करने का साहस किया। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो भविष्य में सब लोग उसका अनुसरण करेंगे। वरिष्ठ शिष्य की गरिमा कहाँ रह जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस नए शिष्य को यह बताया जाए कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी मोटी है। कुईजू शिखर के नए शिष्य के रूप में क्या आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? हुआंग तियानरोंग ने उनसे पूछा। किन यी, मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहूंगी। हुआंग तियानरोंग ने पीछे की रसोई की ओर इशारा करते हुए कहा। नए शिष्यों, आपको नियमों का पालन करना चाहिए। क्या आप इस मार्शल आर्ट अखाड़े में आ सकते हैं? प्रत्येक नए शिष्य को 3 साल तक पीछे की रसोई में काम करना होगा और उसके बाद आपकी प्रतिभा के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आप मार्शल आर्ट अखाड़े में आने के योग्य हैं या नहीं। आप पहले ही दिन यहाँ आ गए हैं और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में आ गए हैं। क्या आप सच में सोचते हैं कि कुईजू शिखर नश्वर दुनिया में कोई सब्जी मंडी है? वह संप्रदाय के नियमों के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर किन यी को नियमों के अनुसार जवाबदेह ठहरा रहा था। हालांकि एक पारखी नजर से भी यह स्पष्ट था कि वह किन यी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, लेकिन अगर वरिष्ठ अधिकारी भी आ जाते तो वे इस तरह की कठिनाई को गलत नहीं ठहराते। अधिक से अधिक वे यही कहेंगे कि वह बहुत सख्त था। किन यी मन ही मन हंसा। क्या तुम मुझे दबाने के लिए नियमों का इस्तेमाल कर रहे हो? नियमों का इस्तेमाल आम लोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और दुनिया के सभी नियम और कानून मूर्खों और आम लोगों पर शासन करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके जैसा समय यात्री, जिसके शरीर पर बफ जैसी ताकत है, नियमों से कैसे बंधा हो सकता है? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, यह तो बहुत दुख की बात है। हालांकि छोटे मोटे काम करना नियम है, लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। गुरुजी पहले ही कह चुके हैं कि मुझे कोई भी छोटा मोटा काम करने की जरूरत नहीं है और भविष्य में मैं जो कुछ भी सीखूंगा वह भी गुरुजी के मार्गदर्शन में ही होगा। मैं आपसे अलग हूँ। किन यी अभी भी अपनी स्थिति के प्रति बहुत सचेत है। उसने जिस तंत्र को जागृत किया है वह किसी का प्यार चुराना है। सामान्य सोच के आधार पर क्या वह व्यक्ति जो हमेशा किसी का प्यार चुराता है एक सभ्य इंसान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए वह जानता है कि अगर वह इसी तरह विकसित होता रहा तो वह खलनायक बन सकता है। चूंकि वह खलनायक है तो क्या उसे शांत, विनम्र और सभ्य रहने की जरूरत है? एक खलनायक को खलनायक जैसा दिखना चाहिए। उसे आम लोगों के प्रति घमंडी होना चाहिए। अपने दिल की सुनो। जो भी आपको सहज लगे वही करें। उसकी बात सुनकर हुआंग तियानरोंग का चेहरा अचानक सूअर के जिगर की तरह काला पड़ गया। क्या वह उनसे अलग है? सटीक रूप से कहें तो यह वास्तव में सच है। पूरे कुईजू शिखर पर केवल किन यी ही वह प्राणी था जिसने ज्ञानोदय पत्थर को पहली बार छूते ही ची शोधन के 5वें स्तर में प्रवेश किया था। यह दूसरों की पहुंच से परे है। प्रतिभा के मामले में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन ये शब्द खुद किन यी ने कहे थे और वो भी इतने सारे लोगों के सामने। क्या यह कुछ ज्यादा ही अहंकारपूर्ण नहीं है? विनम्रता, शब्दों का हेरफेर, अपनी कमियों को छुपाना, क्या आप ये सब बिल्कुल नहीं समझते? क्या गुरु ने ऐसे शब्द कहे थे? एक शिष्य ने अपना सिर खुजाया। इससे पहले उसने मार्शल आर्ट के क्षेत्र में किन यी को गुरु द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का गवाह था, लेकिन गुरु ने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। विश्वास नहीं हो रहा? जाकर पूछ लो। किन यी ने कंधे उचका दिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो जाकर खुद गुरु से पूछ लीजिए। हिम्मत है तो देखो। इन पुराने ख्यालों वाले लोगों के स्वभाव को देखते हुए किन यी को यकीन है कि वे शायद पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे। हुआंग तियानरोंग ने शिष्य की ओर देखा और पूछा, क्या गुरु ने ऐसा कहा था? शिष्य हकलाते हुए बोला, यही। वह एक पल के लिए झिझका और किन यी को इतना आश्वस्त देखकर उसे भी संदेह हुआ कि कहीं उसे गलत याद तो नहीं है। हुआंग तियानरोंग के आग्रह के आगे झुककर उसने आह भरी। ऐसा लगता है कि उसने ही यह कहा था, शायद मुझे यह गलत याद है। हुआंग तियानरोंग ने गुस्से से उसे धक्का देते हुए कहा, भले ही गुरुजी तुम्हें रसोई में छोटे मोटे काम करने की इजाजत न दे, लेकिन नए शिष्य होने के नाते तुम्हें बड़े भाई के सामने कुछ तो व्यवहार करना चाहिए। तुम इतने घमंडी और बड़ों के प्रति अनादरीपूर्ण हो। अभिव्यक्ति, मुझे किस प्रकार की अभिव्यक्ति दिखानी चाहिए? हुआंग तियानरोंग ने अपने बगल में बैठे शिष्य को आंख मारी और शिष्य ने बड़ी समझदारी से सिर हिलाया, फिर 3 कदम पीछे हटकर हुआंग तियानरोंग को आधा झुककर प्रणाम किया। यह साधारण शिष्यों का अपने बड़े भाई के प्रति शिष्टाचार है। बड़ों और छोटों दोनों का सम्मान करना एक मूलभूत गुण है और शिष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। मेरे अलावा आपके दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वरिष्ठ भाई भी हैं। आज आपका पहला दिन है और शायद आपने अभी तक वरिष्ठ भाइयों को नमस्कार नहीं किया है। यह नियमों के विरुद्ध है। आपको इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। हुआंग तियानरोंग ने मार्शल आर्ट अखाड़े में ध्यान कर रहे लोगों की ओर इशारा किया। वैसे भी सबसे बड़े वरिष्ठ भाई से लेकर 7वें, 8वें और 9वें वरिष्ठ भाई
24वें और 36वें वरिष्ठ भाई तक किन यी सबसे छोटे होने के नाते उन सभी का एक एक करके अभिवादन करे। यह तो मामूली शिष्टाचार है। हुआंग तियानरोंग के पास अब किन यी को सबक सिखाने का कोई कारण नहीं है, लेकिन वह फिर भी इस बुनियादी शिष्टाचार का उपयोग कर सकता है। जब तक किन यी अपने द्वारा निर्धारित व्यवस्था के तहत विनम्र और शालीन रहता है और प्रत्येक वरिष्ठ भाई के सामने झुकता है, तब तक उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। शक्ति प्रदर्शन किसे कहते हैं? यही तो है। तो क्या हुआ अगर आप ज्ञानोदय पत्थर को छूकर सीधे ची शोधन के 5वें स्तर तक पहुंच सकते हैं? आप प्रतिभाशाली हैं, भले ही गुरु आपको कितना भी महत्व दे, तो क्या हुआ? मैं आपसे प्रणाम करने को कहता हूँ, आपको प्रणाम करना ही होगा। यही तो गुरु का सम्मान कहलाता है। यह सुनकर किन यी ने घृणा का भाव प्रदर्शित करने से खुद को नहीं रोका। इससे उसे भविष्य में कार्यस्थल की याद आ गई। जब आप किसी कंपनी में शामिल होते हैं, तो पहले दिन पुराने कर्मचारी भी इसी तरह से लोगों को परेशान करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या पुराने कर्मचारी वाकई शानदार होते हैं? हम सब कर्मचारी हैं। आपको श्रेष्ठता का यह भाव कहाँ से मिलता है और आप खुद को वरिष्ठ और नेता क्यों मानते हैं? नए कर्मचारियों को यह और वह करने का आदेश देना उन नए कर्मचारियों को धमकाना है जो नहीं कहने की हिम्मत नहीं करते। इसी प्रकार कुइजू शिखर पर स्थित ये शिष्य किन यी से ठीक पहले संप्रदाय में शामिल हुए थे, तो वे खुद को वरिष्ठों का वरिष्ठ कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या वे इसके योग्य हैं? किन यी को समूह में अच्छा माहौल बनाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने सीधे मना कर दिया। आपकी प्रतिभा के साथ आप मेरे सामने झुकने के लायक नहीं हैं। इतना कहकर वह जाने ही वाला था। हालांकि हुआंग तियानरोंग, जो उसके द्वारा अपनी हार स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा था, यह सुनकर क्रोधित हो गया। अयोग्य, तुम तो नए हो और तुम सचमुच बहुत घमंडी हो। वहीं रुक जाओ, हुआंग तियानरोंग ने आगे बढ़कर किन यी को रोक दिया। किन यी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या आप कुछ और सिखाना चाहते हैं? अगर आप अभी भी तरह तरह के नियमों के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मत कहिए, मुझे सुनने में आलस आता है। अगर आपको कोई असंतोष है, तो आप गुरु के पास जाकर बात कर सकते हैं। जाहिर है, हुआंग तियानरोंग गुरु के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर वह इस मामले में गुरु के पास जाता, तो गुरु उसे बड़े भाई की तरह संकीर्ण सोच वाला बता देते और कहते कि उसे इतनी छोटी सी बात के लिए गुरु को क्यों परेशान करना है। भला बड़े भाई से क्या फायदा? तुम बहुत प्रतिभाशाली हो और यह बात सब जानते हैं। जब तुम इतने प्रतिभाशाली हो, तो क्यों ना आकर उन वरिष्ठ भाइयों से मुकाबला करो जिन्हें तुम नीचा समझते हो। अगर तुम उन्हें हरा देते हो, तो ठीक है। अगर नहीं हरा पाते, तो तुम्हें विनम्रता और एक इंसान होने का मतलब सीखना होगा। अमर खलनायक, प्यार चुराकर ताकतवर बनो। जैसे ही हुआंग तियानरोंग ने यह कहा, वहां मौजूद सभी लोग हूटिंग करने लगे और उससे सहमत हो गए। आखिरकार यह किन यी बहुत ही अहंकारी था और हर कोई उसे नापसंद करता था। स्पैरिंग, मेरा तो अभी पहला दिन ही बीता है और तुम मुझसे स्पैरिंग करना चाहते हो? क्या ये कुछ हद तक दादागिरी नहीं है? किन यी ने पूछा। एक नया शिष्य जो पहले ही दिन आया है और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है, आप जैसे पुराने खिलाड़ियों के साथ अभ्यास कर रहा है। क्या यह ठीक वैसा ही नहीं है जैसे कोई नया कर्मचारी कंपनी में आता है और पुराने कर्मचारी उसे व्यावसायिक क्षमताओं की तुलना करने के लिए घसीटते हैं? मैं तो आज ही कंपनी में आया हूँ, पहले दिन से ही मुझे काम समझ नहीं आया है और आप मुझसे काम की तुलना कर रहे हैं। हुआंग तियानरोंग जानता था कि वह मना कर देगा, क्योंकि आम लोग तो मना ही कर देते हैं, लेकिन वह किन यी के इनकार को रोकना चाहता था। क्या तुम जन्मजात ची शोधन के 5वें स्तर पर नहीं हो? यह तो प्रतिभाओं का मानक है। एक प्रतिभा होते हुए भी तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते। क्या तुम अब भी प्रतिभा हो? हुआंग तियानरोंग ने चारों ओर देखा और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, आप क्या सोचते हैं? किन यी की तरह जिन्होंने पहली ही कोशिश में ची शोधन के 5वें स्तर को प्राप्त कर लिया था, वे वास्तव में जन्मजात प्रतिभाएं हैं। इससे भी बढ़कर जो लोग संप्रदाय में प्रवेश करते ही सीधे ची शोधन के पहले चरण में प्रवेश करते हैं, उन्हें जन्मजात प्रतिभा वाला माना जाता है। आम लोग इसे धीरे धीरे ही विकसित कर सकते हैं, जिसे अर्जित प्रतिभा माना जाता है। जन्मजात प्रतिभाएं सभी विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं, यह बात सर्वविदित है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के बावजूद वह दूसरों से बहस करने की हिम्मत तक नहीं करता, इसलिए उसे हारा हुआ ही कहना बेहतर होगा। एक हारा हुआ व्यक्ति इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मेरा सुझाव है कि वह वापस जाकर किताबों को देखे और समझे कि येलांग के घमंड का क्या अर्थ है। हुआंग तियानरोंग ने व्यंग्य किया। किन यी माने या न माने, उसका लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब कुइजू शिखर पर मौजूद सभी शिष्यों की किन यी के प्रति नकारात्मक धारणा बन गई है। अगर किन यी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता, तो भविष्य में सभी शिष्यों के पास उस पर हंसने का एक कारण होगा। प्रतिभाशाली व्यक्ति तो हारे हुए व्यक्ति की तरह डरपोक है। अगर किन यी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करता है, तो वह एक नया शिष्य है जिसने अभी कुछ नहीं सीखा है। चाहे कोई भी उसके साथ अभ्यास करे, वह निश्चित रूप से हार जाएगा। एक बार जब वह मार्शल आर्ट के अखाड़े में प्रवेश करेगा, तो उसकी बुरी तरह पिटाई होगी और वह और भी अधिक शर्मिंदा होगा।
दूसरे शब्दों में कहें तो चाहे किन यी ने स्वीकार किया हो या नहीं, वह पहले ही उसके जाल में फंस चुका था। अहंकारी, तुझे इंसानियत का व्यवहार करना नहीं आता। मैं देखना चाहता हूँ कि तू भविष्य में कुइजू चोटी पर कैसे जीवित रहेगा। हुआंग तियानरोंग ने अपनी बाहें मोड़ी, ठंडेपन से देखा और किन यी की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। किन यी की ठंडी निगाहें वहां मौजूद सभी लोगों पर घूम पड़ी। असल में वह इन लोगों पर ध्यान देना नहीं चाहता था। उनकी नजर में इस समय उनका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य एकमात्र व्यक्ति हुआ युनफेंग ही था, जो भाग्य का पुत्र था। अन्य लोगों की बात करें तो हुआंग तियानरोंग जैसे लोग बिल्कुल भी योग्य नहीं थे, इसलिए वह कुछ और शब्द भी नहीं कहना चाहता था। हालांकि हुआंग तियानरोंग और अन्य लोगों ने उनकी उदासीनता को कायरता के रूप में देखा। हिम्मत नहीं होती। मैं तुम जैसे निकम्मे लोगों से लड़ने की हिम्मत कैसे न करूं? चूंकि तुम इतना मुकाबला करना चाहते हो तो चलो। किन यी ने सिर हिलाया और आखिरकार मान गया। उसने अपनी उंगलियों को आपस में दबाया और कई धमाके किए। हुआंग तियानरोंग ने उसका जवाब सुनकर मुस्कुराया और उसका दिल खुशी से भर गया। उसने मार्शल आर्ट के अखाड़े पर नजर डाली और वहां ध्यान कर रहे भाई तुरंत एक तरफ हट गए, जिससे एक बड़ा खाली स्थान बन गया। ऐसा लगता है कि हमारा प्रतिभाशाली भाई अभी भी काफी साहसी है। हुआंग तियानरोंग ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन मन ही मन वह हंस रहा था। अगर आप बेवकूफी भरी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे तो दूसरे लोग ज्यादा से ज्यादा आप पर हंसेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें स्वीकार कर लेंगे तो कष्ट सहने के लिए तैयार रहें। आप अपने सामने खड़े इन भाइयों में से किसी को भी चुन सकते हैं। हुआंग तियानरोंग ने भीड़ में से 10 लोगों को चुना और उन्हें किन यी के सामने खड़े होने के लिए कहा। इन लोगों की शक्ति ची शोधन के 5वें स्तर से ऊपर है। ची शोधन का वही 5वां स्तर, यह बहुत उचित है। किन यी ने इन 10 लोगों पर एक नजर डाली और अचानक कहा, चुनने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ही चुन लूंगी। वह इन सभी लोगों को नीची नजर से देखता था। इसलिए या तो लड़ाई मत करो, या अगर लड़ना ही है तो उनमें से सबसे ताकतवर से लड़ो और सीधे तौर पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करो। जब तक आप इस बार अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर लेते हैं, तब तक भविष्य में कुइजू शिखर पर कोई भी उसके सामने ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या मुझे? हुआंग तियानरोंग ने जब पहली बार यह सुना तो उसे लगा कि उसने गलत सुना है, और उसने फिर पूछा, तुम मुझे चुनते हो? किन यी ने पहले ही हथियार रैक से एक लोहे की तलवार निकाल ली थी और मार्शल आर्ट के मंच पर कूद गया। हाँ, तुम ही हो, लेकिन सिर्फ अभ्यास करना उबाऊ है, क्यों ना हम कुछ पुरस्कार भी जोड़ दें। हुआंग तियानरोंग मुस्कुराया और खुशी से चारों ओर देखने लगा। उसके साथियों ने किन यी को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? हुआंग तियानरोंग द्वारा किन यी के लिए व्यवस्थित किए गए 10 विकल्प पहले से ही अनुचित थे। 10 लोगों में सबसे कम साधना स्तर वाले व्यक्ति ने कम से कम कई महीनों से ची शोधन के 5वें स्तर पर साधना की है। कई महीनों के निरंतर अभ्यास और कुइजू शिखर पर साधना के कारण उसकी नींव मजबूत हो गई है। यू किन यी, एक नया शिष्य दूसरों के साथ कैसे तुलना कर सकता है? तुम इन 10 लोगों में से किसी को भी नहीं हरा सकते, फिर भी तुम्हें भ्रम है और तुम सीधे सबसे ताकतवर सीनियर भाई को चुनौती देना चाहते हो। ऐसा करते हैं, हम दोनों मुकाबला करेंगे। अगर तुम हार गए तो अब से मैं कुइजू चोटी का वरिष्ठ भाई होऊंगा, और जब भी तुम मुझे देखोगे तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। ठीक है, किन यी ने कहा। कुइजू शिखर पर रहने के लिए वरिष्ठ भाई होना एक मानक माना जाना चाहिए। यह सुनकर हुआंग तियानरोंग और अन्य शिष्य अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हालांकि उन्हें हंसी आ रही थी, फिर भी उन्होंने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। कितना भोला और मूर्ख व्यक्ति है। अगर आप हार गए तो क्या होगा? अगर मैं हार भी गया तो भी मैं एक अच्छा छोटा भाई साबित होऊंगा। भविष्य में जब भी मैं आपसे मिलूंगा मैं आपको प्रणाम करूंगा। ठीक है, तो सौदा पक्का। हुआंग तियानरोंग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह वही चाहता था जो किन यी ने कहा था। चूंकि स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं, इसलिए सिर्फ बातें करना काफी नहीं है। यह एक सौदा है। हुआंग तियानरोंग, यहाँ उपस्थित सभी कनिष्ठ भाइयों, गवाह बनो। हारने के बाद किसी को पछतावा न होने दो। यह उसका स्वयं का अनुरोध है और मैंने हुआंग ने उसे बिल्कुल भी बाध्य नहीं किया है। यदि गुरुजी भी कहें तो आप मेरे गवाह बन सकते हैं। किन यी, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि अगर मैं जीत गया तो भविष्य में मैं सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई बनूंगा। दोनों की बातचीत खत्म होते ही अचानक एक खूबसूरत आकृति पिछवाड़े से बाहर निकली। वो गु यी थी जिसने स्कर्ट पहन रखी थी। उस समय उसने पानी के नीले रंग की लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी और उसका पतला शरीर सौम्य और युवा दिख रहा था। वह शर्म से लाल चेहरा लिए बाहर आई। वह किन यी को ढूंढकर उससे कुछ और बातें करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर आई उसने किन यी और हुआंग तियानरोंग को मार्शल आर्ट के अखाड़े में किसी सौदे के बारे में बात करते देखा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? गु यी तुरंत दौड़कर मस्ती में शामिल हो गई। एक शिष्य जिसने उसे प्रसन्न करने की कोशिश की, उसने तुरंत उसे बताया कि किन यी हुआंग तियानरोंग को चुनौती देने जा रहा है। यह सुनकर गु यी ने उसे वहीं डांटना शुरू कर दिया और किन यी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो, तुमने आज ही शुरुआत की है, तुम बड़े भाई को कैसे हरा सकते हो?
जल्दी नीचे आओ, बेवकूफी मत करो और ऊपर जाकर पिट जाओ। अमर खलनायक, प्यार चुराकर ताकतवर बनो। उसने यह भी देखा कि यह स्पष्ट था कि वरिष्ठ भाइयों का समूह किन यी को सबक सिखाना चाहता था, उसे चेतावनी देना चाहता था और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था। लेकिन किन यी को शायद अभी तक यह बात समझ नहीं आई थी और वह मूर्खतापूर्वक मंच पर चली गई। जल्दी नीचे आओ, गु यी ने फिर से चिल्लाकर कहा। किन यी ने उत्तर दिया, छोटी बहन यी, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। गु यी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी चिंता कौन कर रहा है? मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही हूँ कि मुसीबत मोल मत लो। बड़े भाई हुआंग तियानरोंग ने कहा, छोटी बहन यी, तुमने भी सुना होगा कि मेरा इरादा उसे शर्मिंदा करने का नहीं था। नए शिष्य होने के नाते पर्वत द्वार में अपने पहले दिन वह बहुत घमंडी था। मैंने दया भाव से उसे दूसरे भाइयों से बात करने दिया, लेकिन किसे पता था कि मुंह खोलते ही वह मुझे चुनौती देना चाहता था और मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। यह जानबूझकर नहीं था। शुरू में गु यी के आने को देखकर हुआंग तियानरोंग ने सोचा कि शायद इस मामले को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किन यी नामक इस बच्चे ने वास्तव में सलाह नहीं मानी और मार्शल आर्ट के मंच पर ही रुका रहा। कुछ ही शब्दों में हुआंग तियानरोंग ने खुद को सभी आरोपों से बरी कर दिया। आगे जो भी हो, किन यी को यही मिलना चाहिए। आखिरकार यह सब किन यी की अपनी गलती है। छोटी बहन यी, चूंकि तुम यहाँ हो तो तुम गवाह बन सकती हो। मैं हुआंग तियानरोंग से मुकाबला करूंगा। अगर मैं जीत गया तो मैं अब से कुइजू शिखर का सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई बन जाऊंगा और उसे और बाकी सभी को मुझे देखते ही प्रणाम करना होगा। उसे अपना वादा तोड़ने से रोकने के लिए तुम गवाह बन सकती हो। मालिक की बेटी की गवाही से मामला सुलझ जाएगा। गु याओ ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम अब भी बड़े भाई बनना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़े भाई ची रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर हैं? तुम उनसे मुकाबला कैसे करोगे? क्या पीछे हटने से पहले तुम्हें दीवार से टकराना ही पड़ेगा? किन यी की अपनी राय है, ऊर्जा शोधन स्तर, जब तक यह ऊर्जा शोधन के तीसरे स्तर से ऊपर है, बाकी चाहे वह 5वां हो या 9वां स्तर, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है कि हमारे मिंगजियान संप्रदाय के लिए भाइयों को पहले आओ पहले पाओ के क्रम में व्यवस्थित करना उचित नहीं है। सबसे बड़े भाई का पद सबसे योग्य व्यक्ति को ही मिलना चाहिए और केवल इसी तरह हम अन्य शिष्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अन्यथा कुछ लोग सिर्फ इसलिए कि वे संप्रदाय में पहले शामिल हुए हैं, हमेशा बड़े भाई की तरह व्यवहार करेंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। यह सही नहीं है ना? हुआंग तियानरोंग गुस्से में बोला, लड़के, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो जो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं? किन यी, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, बीच में दखल मत दो। जब गु यी ने देखा कि वह उसे मना नहीं सकती, तो उसने मनाना बंद कर दिया और कमर पर हाथ रखकर बोली, जब तक दीवार से न टकरा जाओ तब तक पीछे नहीं हटोगे, तो कोशिश करके देख लो। वैसे भी जब तक किसी की मौत नहीं होती, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। हुआंग तियानरोंग इतना क्रोधित हुआ कि उसने हथियारों के रैक से एक लोहे की तलवार को लात मारकर गिरा दिया और हवा में ही उसे पकड़ लिया। फिर उसने कलाबाजी मारी और 3 मीटर दूर मुड़कर बोला, बकवास बंद करो। अगर लड़ना चाहते हो तो आओ। पहले मैं साफ साफ कह दूं, अगर अब पछतावा हो तो तुरंत मार्शल आर्ट के मंच से हट जाओ, वरना एक बार शुरू होने पर मैं रहम नहीं दिखाऊंगा। किन यी ने अपने हाथ में लोहे की तलवार का वजन किया और पाया कि वह काफी चिकनी है। दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। दरअसल अभी अभी वह गलत नहीं था। जब तक ची शोधन का स्तर ची शोधन के तीसरे स्तर से ऊपर होता है, ची शोधन के 5वें और 9वें स्तर में बहुत अंतर नहीं होता, क्योंकि ची शोधन का चरण घर बनाने से पहले सामग्री एकत्र करने के बराबर है। उदाहरण के लिए स्टील की छड़ें, सीमेंट और लाल ईंटें। क्यूई शोधन स्तरों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक मात्रा में ये सामग्रियां तैयार होंगी। लेकिन इन सामग्रियों की मात्रा नींव निर्माण के लिए तैयार की जाती है। नींव निर्माण पूरा होने से पहले ये सामग्रियां मात्र सामग्रियां हैं और इनकी तुलना ताओवाद के स्तर से नहीं की जा सकती। ची शोधन का पहला स्तर प्रावरणी फेशिया को खोलना है, ची शोधन का दूसरा स्तर मांस और रक्त को खोलना है और ची शोधन का तीसरा स्तर हड्डियों और अंगों को खोलना है। ये तीनों परतें ची शोधन चरण की नींव और आधार हैं। जब तक इन तीनों परतों की नींव पर्याप्त रूप से मजबूत है, बाद के चरण में ची शोधन के 5वें स्तर के लोग मार्शल आर्ट के मामले में ची शोधन के 9वें स्तर के लोगों से कमजोर नहीं होंगे। बेशक यह नींव निर्माण के चरण तक पहुंचने से पहले की बात है। नींव निर्माण के चरण में प्रवेश करने के बाद ची शोधन चरण और ची शोधन चरण में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। पूरी ताकत से यहाँ मौजूद सभी लोग ध्यान से सुने, यह उसकी अपनी विनती है, मेरा मकसद कमजोरों को धमकाना नहीं है। हुआंग तियानरोंग ने ठंडी सांस ली और अचानक उसके हाथ में मौजूद लोहे की तलवार में लाल रोशनी की एक लकीर समा गई। तियानजी तलवार तकनीक, इसे जलती हुई अग्नि की कला से नियंत्रित करें। हुआंग तियानरोंग की लोहे की तलवार से एक घुटन भरी आवाज निकली और तलवार की नोक से एक ज्वाला फूट पड़ी। फिर हुआंग तियानरोंग की धीमी आवाज के नीचे उसके शरीर की वास्तविक ऊर्जा लोहे की तलवार में प्रवाहित हुई
जिससे ज्वाला और भी तीव्र हो गई। नारंगी लौ ने तलवार के पूरे शरीर को भर दिया। अचानक उसने अपनी तलवार घुमाई और जलती हुई तलवार की ऊर्जा अर्धचंद्राकार रूप में किन यी की ओर बढ़ी। मैदान में मौजूद एक शिष्य ने यह हरकत देखी और कहा, तियानजी तलवार तकनीक, खुली आग की अवस्था। सामान्यतः शिष्य तियानजी तलवार तकनीक का अभ्यास पहला चरण ज्वलनशील अवस्था से शुरू करते हैं, अर्थात जब लोहे की तलवार में वास्तविक ऊर्जा का संचार होता है तो तलवार गर्म हो जाती है। यह पहला चरण है। दूसरे चरण में लोहे की तलवार की गर्मी बढ़ जाती है और वह लाल गर्म कोयले की तरह हो जाती है। यही आंतरिक अग्नि अवस्था है। भीतर की अग्नि नियंत्रित रहती है लेकिन बाहर नहीं निकलती। तीसरा चरण हुआंग तियानरोंग जैसा है, जहां ज्वाला मुक्त होती है, जो खुली अग्नि अवस्था है। जब तक आप इस तीसरे चरण तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको तलवारबाजी में महारत हासिल करने और इसके सार को समझने वाला माना जा सकता है। हुआंग तियानरोंग कुईजू शिखर का सबसे बड़ा भाई बन सकता है और वह वास्तव में सिर्फ एक नाम नहीं है। अभी अभी हुआंग तियानरोंग ने कहा था कि वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा और सभी को लगा कि वह सिर्फ बातें कर रहा है। किन यी जैसा नया शिष्य उसकी पूरी ताकत का सामना कैसे कर सकता था? लेकिन किसे पता था कि उसने शुरुआत में ही तियानजी तलवारबाजी के तीसरे चरण की खुली आग अवस्था का इस्तेमाल किया था, जिससे साफ पता चलता था कि वह सचमुच पूरी ताकत लगा रहा था। वूश टिल्डर। नारंगी ज्वाला वाली तलवार की ऊर्जा तेजी से किन यी की ओर बढ़ी। किन यी ने अचानक बाईं ओर वार किया और नीले कमल की तलवार गीत की पहली चाल शराब पीना का प्रयोग किया। वार बहुत तेज था और वह हुआंग तियानरों की तलवार की ऊर्जा से बाल बाल बच गया। वार करने के बाद भी वह लक्ष्य पर प्रहार करने में विफल रहा, इसलिए तलवार की ऊर्जा संचित नहीं हो सकी। लेकिन रुकने के बाद वह संयोगवश अन्य शिष्यों से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसने तलवार वाले शिष्य को धीरे से थपथपाते हुए कहा, अरे रास्ते से हट जाओ। यह हल्की सी थपथपाहट दूसरों को याद दिलाने के लिए थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि थपथपाहट खत्म होते ही उसके हाथ में मौजूद लोहे की तलवार 3 गुना भारी हो जाएगी। तलवार की ऊर्जा एक बार संचित हुई। क्या यह ठीक है? अनजाने में ही उसने एक बार तलवार की ऊर्जा संचित कर ली। किन यी ने अचानक लोहे की तलवार से शिष्य को 2 बार स्पर्श किया। तलवार की ऊर्जा 2 बार संचित हुई। तलवार की ऊर्जा 3 गुना संचित हुई। जब वह चौथी बार ऐसा करने ही वाला था तो शिष्य ने घृणा से कुछ कदम पीछे हटकर उसे सफल नहीं होने दिया। इसी समय हुआंग तियानरोंग भी दौड़ कर आया। उसके हाथ में मौजूद लोहे की तलवार ज्वालाओं से भरी हुई थी और जहां भी लोहे की तलवार गुजरती थी वहां एक जलती हुई हवा फैल जाती थी। किन यी ने उसकी स्थिति देखी और अचानक एक वार करते हुए वापस दौड़ पड़ा। जैसे ही वह हुआंग तियानरोंग के पास पहुंचा, उसने तुरंत दूसरा वार ईश्वरीय प्रहार किया। हुआंग तियानरोंग ने तलवारबाजी का यह तरीका पहले कभी नहीं देखा था और न ही वह इसकी बारीकियों से अनजान था। जब वह तलवार की ऊर्जा के बाहरी घेरे पर प्रहार करने ही वाला था, तभी मार्शल आर्ट मंच के नीचे मौजूद गुइयई को मानो कुछ सूझा और उसने जल्दी से अपनी आंखें ढंक ली। हालांकि उसके मन में बहुत जिज्ञासा थी, इसलिए उसने अपनी उंगलियों को कैंची की तरह खोलकर एक दरार दिखाई और अपनी आंखें चौड़ी करके झांकने लगी। जैसा कि उसने देखा, हुआंग तियानरोंग ईश्वर के प्रहार के बाहरी घेरे के पास ही पहुंचा था और अचानक एक धमाका हुआ और उसके कपड़े पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। सब कुछ फट गया, जिससे उसका नग्न शरीर सामने आ गया।